तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4। ओके, तो इस टॉपिक में हम KMnO4 का प्रिपरेशन और KMnO4 की प्रॉपर्टीज इनको कंप्लीट क्या करेंगे, डिस्कस। तो पहले हम प्रिपरेशन ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, KMnO4 का जो निर्माण है वो पायरोल्यूसाइट अयस्क से किया जाता है, मींस MnO2 से। तो MnO2 को KOH के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूज्ड करते हैं, गर्म किया जाता है। तो ऐसा करने से जितना भी Mn है और KOH इनकी रिएक्शन से बन जाता है K2MnO4, जो कि एक डार्क ग्रीन सॉलिड होता है। समझ गए ना, कैसा होता है, डार्क ग्रीन सॉलिड K2MnO4। इस तरह से अगर हम ये कहें कि बेसिक मीडियम जब हमने लिया था तो Mn जो है वो MnO4 2 माइनस, मतलब है मैग्नेट आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर इस मैग्नेट आयन मतलब K2MnO4 को ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, क्योंकि यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 6+ Cl2 से। तब ये चेंज हो जाता है KMnO4 7+, और इस तरह से ये निकल गया 2KCl, और ये पिंक कलर का पर्पल सॉलिड मिलता है। ठीक है, या फिर इसका ऑक्सीडेशन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेशन करा के भी कराया जाता है, K2MnO4 + 2H2O वाटर में एसिडिक मीडियम में, तब यह KMnO4 + MnO2 + 4KOH, इस तरह से ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसका क्वेश्चन मिलता भी है कि एसिडिक मीडियम में पर मैग्नेट आयन को, ठीक है, रखा जाए तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये ध्यान रखें कि मैग्नेट आयन मतलब MnO4 2- आयन अगर एसिडिक मीडियम में रखा गया है तो वो MnO4 1-, MnO2 इस तरह चेंज हो जाता है। MnO2 डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड होता है और ये पर्पल होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम K2MnO4 को ओजोन से भी, ओजोन क्या होता है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन यहाँ निकलेगा और H2 दो OH बन जाते हैं, और 2KOH बाहर हो जाएंगे O2, और इस तरह से K2MnO4 चेंज हो जाता है KMnO4। या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन मेथड भी यूज की जाती है कि मैग्नेट आयन को ऑक्सीडाइज्ड कर दिया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में, तो इस तरह से ये चेंज होके MnO4 1- में चेंज हो जाता है 2- से। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जिनसे KMnO4 बनाया जाता है। ओके, और आपने देखा एसिडिक मीडियम में MnO4 1- आयन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं MnO4 2- है जो कि बेसिक मीडियम में बना था, और जैसे ही आपने एसिडिक मीडियम लगाया तो वो चेंज हो गया MnO4 1- में। तो अगर यहाँ पर भी ध्यान रखा जाए तो बेसिक मीडियम में मैग्नेट आयन एग्जिस्ट करता है और एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट, जैसे आपने क्रोमेट और डाइक्रोमेट में भी देखा है। अब प्रॉपर्टीज में आते हैं, तो जो KMnO4 है वो पर्पल कलर सॉलिड होता है, जल में अल्बेबले होता है। आपने देखा होगा लैब में जो KMnO4 से टाइट्रेशन करते हैं ना, वहां पर KMnO4 ऐसे चमकदार क्रिस्टल से दिखते हैं, पर्पल से कलर के। अगर इसको गर्म किया जाए तो ये विघटित होकर K2MnO4 + MnO2 + O2 में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। तो जैसे आपने K2Cr2 7 को भी हीट किया था तो देखा था K2CrO4 बना था प्लस Cr2O3 + O2, जस्ट इसी तरह KMnO4 से भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है, और यहाँ पर भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाई दे रहा है। फिर हम आते हैं ऑक्सीकारक गुण। सबसे इंपॉर्टेंट गुण है KMnO4 का कि KMnO4 विभिन्न माध्यमों में ऑक्सीकारक का काम करता है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, और न्यूट्रल मीडियम में भी। तो देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में आप देखोगे KMnO4 को जो 7+ आयन है, ठीक है, वो 2+ आयन में चेंज हो जाता है, और इस तरह से KMnO4 + H2SO4 तो बना K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O + ऑक्सीजन। ये जो निशेंट ऑक्सीजन निकल रहे हैं, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, यही ऑक्सीकारक हैं
KMnO4 इस तरह से इन ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीडाइज करता है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि MnO4 का N फैक्टर कितना है एसिडिक मीडियम में, तो देख रहे हैं आप 7+ से 2+ में जा रहा है, मीन्स यहाँ से यहाँ जाने में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। और इस तरह से 1 मोल KMnO4 ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, मीन्स ऑक्सीडाइजर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, ठीक है, N फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास तो हम जानते हैं कि मोलर मास अपॉन N फैक्टर, तो इस तरह से m/5। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है MnO4 से Mn2+ बनने का वो है 1.52, मीन्स ये एक स्वतः चलने वाली अभिक्रिया है और इस तरह से एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं, जैसे फेरस सल्फेट को ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों की 1 मोल KMnO4 कितने मोल FeSO4 को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर आप यहाँ देखो कि MnO4 का N फैक्टर है 5 और FeSO4 से फेरिक सल्फेट बनना, इसका N फैक्टर दिख रहा है 1। तो ध्यान रखें ये N फैक्टर एक दूसरे के उल्टा मोल्स हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 1 मोल KMnO4 5 मोल FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर आपसे कहा जाए 1 मोल FeSO4 के लिए KMnO4 कितने लगेंगे, तो 1/5 लगेगा। ओके, ऐसे KI में देखो आप, है ना, कि 2KI से आयोडीन बन रही है, तो यहां पर एसिडिक मीडियम में KI को ये ऑक्सीडाइज करके आयोडीन लिबरेट कर रहा है, तो यहाँ 2 आयोडाइड से 1 आयोडीन बन रही है और ऑक्सीजन लग रहा है 1। तो यहां से भी आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोडाइड I से I2 बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहा है, तो इसमें भी वही बैलेंसिंग हो जाएगी। इसका आप N फैक्टर ले लो, इसका N फैक्टर ले लो, ठीक है। H2S से, ठीक है, H2 और सल्फर फ्री होता है, मिलके प्रेसिपिटेट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो सल्फर -2 से, और यहाँ किस में जा रहा है बच्चों, 0 में। तो यहाँ H2S का जो N फैक्टर है वो है 2, तो 2 और उसका N फैक्टर है 5, तो जब इसके 2 मोल तब उसके 5 मोल। इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं SO2 से H2SO4, तो यहाँ है 4+ और यहाँ कितना हो रहा है 6+, तो यहाँ पर SO2 का N फैक्टर है 2। इसी बेस पर आप बैलेंस कर सकते हैं। AgNO2 को AgNO3 में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है AgNO2 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और अब यहाँ जाके 5+, तो यहाँ पर भी इसका N फैक्टर 2 दिख रहा है ना। ऑक्सैलिक एसिड तो आप देख रहे हैं 1- और यहाँ जाके 0 हो गया CO2 बनने में, तो यहाँ पर भी N फैक्टर कितना दिख रहा है 2, है ना। 2HX को हैलोजन लिबरेट कर देता है, तो हैलाइड का 1, तो यहाँ तो N फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से SnCl2 को SN2+ से SN4+ में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये सब रिएक्शन में अगर आपसे N फैक्टर निकालते बन रहा है, तो आप 1 मोल से कितना मोल या 1 मोल KMnO4 से कितने मोल जो रिड्यूसर है वो ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यहाँ पर MnO4 2- से Mn2+, तो N फैक्टर Fe2 के मोल, सॉरी यहाँ 1- आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया है कि अगर आप किसी के मोल निकालना चाहें तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो Mn7+ Mn2+ N फैक्टर है इसका 5, जो कि Fe के मोल के इक्वल हो गया 2+ के, और इसका N फैक्टर है 1, ये MnO4 1- के मोल के बराबर होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीकारक का N फैक्टर अपचायक का मोल होता है, ठीक है, और N फैक्टर अपचायक का ऑक्सीकारक का मोल बन जाता है। इसी बेस पर आप इक्वेशन बैलेंस्ड कर सकते हैं। बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस्ड कर दो। ये भी बता दूं मैं, एसिडिक मीडियम में जहां ऑक्सीजन कम है वहां H2O जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां H+ जोड़ दो, और इस तरह से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। बेसिक मीडियम है तो जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां OH जोड़ दो, और जहां हाइड्रोजन की कमी है वहां पर हाइड्रोजन के लिए 1 H2O जोड़ो, तो उतने ही OH अपोजिट साइड जोड़ दो। फिर से सुने, अगर बेसिक मीडियम है तो जहां ऑक्सीजन कम है वहां जोड़ दोगे OH, जितने ऑक्सीजन कम है उतने OH। लेकिन अगर हाइड्रोजन की कमी है जिस तरफ,
उस तरफ एक हाइड्रोजन के लिए एक H2O जोड़ोगे, तो जब आप एक H के लिए एक H2O जोड़ोगे तो OH एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो जस्ट उतने ही OH दूसरी तरफ जोड़ दो जितने H2O आप जोड़ रहे हैं और फिर बैलेंस्ड कर लो। समझ गए ना? तो रेडॉक्स इक्वेशन में ये मैंने पूरा समझाया अच्छी तरह से। तो ये तो हो गया एसिडिक मीडियम की बात। अब है उदासीन माध्यम या बहुत ही आंशिक दुर्बल क्षारीय माध्यम, 1% KMnO4 प्लस QH, और ये जो है ना बच्चों इसको बोलते हैं बेयर अभिकर्मक, है ना। तो बेयर अभिकर्मक अगर आप यहां देखें तो यहां पर KMnO4 वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो बदल जाता है QH प्लस MnO2 प्लस 3O। तो यहां पर भी 3 ऑक्सीजन 3 मोल लिबरेट हो रहे हैं। और यहां पर आंशिक क्षार इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहां पर घोला तो वाटर में गया था, लेकिन आंशिक रूप से क्या बन जाता है वहां पर QH, इसलिए बेसिक सा मीडियम हो जाता है। और यहां पर अगर आप एन फैक्टर देखो तो देखो 7 प्लस से और ये 4 प्लस में गया है, तो यहां से यहां तक कन्वर्जन में 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं पर मोल, इसलिए यहां पर KMnO4 का जो एन फैक्टर है वो है 3, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/3। और यहां पर MnO4 1 माइनस से MnO2 कन्वर्ट होने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.69। इसका मतलब है कि उदासीन माध्यम में KMnO4 बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है, एसिडिक मीडियम से भी कहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यहीं से देख लो आप कि जब आप एसिडिक मीडियम ले रहे थे तो Ki आयोडीन लिबरेट हो रहा था, मींस आयोडाइड से केवल इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, लेकिन यहां देखो आप कि ये Ki से KiO3 बना देता है, मतलब आयोडाइड को सीधे 5 प्लस तक पहुंचा देता है ऑक्सीडाइज करके, इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है KMnO4 किस मीडियम में? उदासीन माध्यम। H2S से सल्फर लिबरेट करता है, H2O3 2 माइनस थायोसल्फेट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो इसमें जो सल्फर एक होता है वो भी ऑक्सीडाइज होके बाहर हो गया और इस तरह से SO4 में चेंज हो गया, ये है ना। मतलब इस तरह से होता है कि अगर आप इसमें देखोगे SO3 में तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O ऑर्डिनेट है और एक सल्फर है, तो यहां से ये सल्फर निकाल के और वहां पर क्या ऐड कर देगा? ऑक्सीजन को, तो बन जाएगा SO4 2 माइनस और इस तरह से सल्फर लिबरेट हो जाता है। MnSO4 को MnO2 में चेंज कर देता है, मतलब यहाँ 2 प्लस था और इस तरह से 4 प्लस सल्फर, ना सॉरी यहाँ पर था ये 2 प्लस, है ना, और यहाँ जाके ये क्या हो गया 4 प्लस, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो इस तरह से चेंज कर देता है ये। तो यहाँ पर बैलेंसिंग ले सकते हैं आप, है ना। और इसी तरह से आपने देखा होगा एल्कीन में जो है ये रंगहीन हो कर देता है, जितने भी एल्कीन है अगर उसमें वेयर अभिकर्मक मिलाया जाए तो वेयर अभिकर्मक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है और खुद रंगहीन हो जाता है। और इसलिए KMnO4 मतलब जो QH का 1% सॉल्यूशन है वेयर रिएजेंट, वो अनसैचुरेशन टेस्ट में भी यूज किया जाता है इसी गुण के कारण कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है और आपने उसमें वेयर अभिकर्मक डाला तो वो एडिशन करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा और खुद रंगहीन हो जाएगा। इससे पहचान की जाती है अनसैचुरेशन की। फिर आता है प्रबल क्षारीय माध्यम, तो यहां पर KMnO4 QH से रिएक्शन करके K2MnO4 6 प्लस में चेंज होता है, मींस यहां का जो एन फैक्टर दिख रहा है वो 1 है, इक्विवेलेंट मास m/1 है और यहां पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 0.56 वोल्ट। इसका मतलब है क्षारीय माध्यम में ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसर ऑक्सीडाइजर होता है, इसकी ज्यादा कोई खास रिएक्शन नहीं मिली, इसलिए आपको बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कितना इसका इक्विवेलेंट मास है, कितना एन फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीकारक गुण की बात करें इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर KMnO4 उदासीन माध्यम में दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.69 है, फिर एसिडिक मीडियम में है, फिर उससे कम अगर हम K2Cr2 को इसी के साथ कंपेयर करें तो ये तीसरे नंबर पर दिख रहा है K2Cr2 7 1.33 और सबसे वीकेस्ट हो जाता है प्रबल क्षारीय माध्यम में 0.69 वोल्ट आ रहा है। तो एक तो यही ऑब्जेक्ट काम का है और तीनों माध्यम में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यम में पूछा जाता है KMnO4 के तुल्यांकी भारों का अनुपात। तो पहले देख रहे थे m/3, m/5 और m, इस तरह से दिखाई देता है, जबकि K2Cr2 का होता है m/6, यहां पर इसका n फैक्टर होता है 6।
अब देखो KMnO4 जो है पर मैग्नेट और मैग्नेट आयन दो की अलग अलग स्ट्रक्चर यहां में मैंने बना दिए हैं। KMnO4 से K हटा दो तो MnO4 1 माइनस है, ये निगेटिव चार्ज चारों ऑक्सीजन में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पर ऑक्सीजन में -1/4 चार्ज पार्शियल चार्ज होता है। इसमें चारों MnO गंध लंबाइयां एक समान होंगी, चतुष्फल की संरचना होगी और sp3 संकरण। ये प्रतिचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और पर्पल कलर का होता है और इसका कलर D0 के बाद भी आ रहा है, तो ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के कारण, ठीक है। मैग्नेट आयन की बात करें तो यहाँ 2 माइनस चार्ज है 2 ऑक्सीजन में, तो ये भी पूरे 4 ऑक्सीजन में बढ़ते हैं, तो इसमें भी सारे MnO जो हैं मतलब MO डैश जो सभी, ठीक है, बंध लंबाइयां लंबाई जो है क्या है बच्चों समान है इस तरह से। और इसमें चूंकि एक इलेक्ट्रॉन बचता है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये अनुचुंबकीय होता है और इसमें DD संक्रमण के कारण ही ये हरे रंग का दिखता है। इस तरह से ये दोनों पॉइंट बहुत काम के हैं बच्चों, K2MnO4 और KMnO4 के रंगीन गुण का कारण और उनके चुंबकत्व के बारे में। तो मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, इस संरचना के बारे में। तीनों माध्यम में इनका ऑक्सीकारक गुण का क्रम याद रखना है, तीनों माध्यम में एन फैक्टर, तीनों माध्यम में इक्विवेलेंट मास, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी Ki का अम्लीय माध्यम में क्या प्रोडक्ट है और Ki का उदासीन माध्यम में क्या प्रोडक्ट है। बाकी फेरस सल्फेट तो दोनों जगह एक सही रहेगा। तो इस तरह से हमने जो है KMnO4 और K2Cr27 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया और अब यहां पर मेरा जो डी ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया बच्चों। इतना ही हमारे सिलेबस के अनुसार डी ब्लॉक के बारे में दिया गया है, तो आपको ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप एक असाइनमेंट उठा के देखें, लेकिन पहले इस पूरे डी ब्लॉक को सही ढंग से पढ़ें। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो लेंगे, अब वो हम लेंगे एफ ब्लॉक। ओके, फिर आएंगे हम पी ब्लॉक के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।